गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुनीता खरे हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हिंदी व्याकरण का एक नया अध्याय हम शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है संधि। चैप्टर नंबर 3 संधि। और क्वेश्चन में हमने लिखा हुआ है वर्ण विच्छेद, संधि और वर्ण विच्छेद, जबकि आपके अध्याय का नाम है ओनली संधि। तो वर्ण विच्छेद मैंने क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, क्योंकि संधि का वर्ण विच्छेद से संबंध है और संधि को समझने के लिए वर्ण विच्छेद को जानना भी अति आवश्यक है। इसीलिए हमने दोनों को जोड़ा है। टॉपिक हमारा संधि है, बट हमने संधि वर्ण विच्छेद इसलिए लिखा है कि हम संधि के साथ साथ वर्ण विच्छेद को भी समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संधि है क्या चीज़। संधि शब्द आपने पहले कभी सुना है, समझा है? संधि का सीधा सा तात्पर्य है कि मेल। आपने सुना होगा और कभी सीरियल्स में या कभी आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि दो राजाओं के बीच में संधि हो गई, यानी कि उनके बीच में मिलाप हो गया, यानी कि उनसे मित्रता हो गई। तो संधि का सीधा सा अर्थ अगर हम निकालें तो वो मेल होता है। और यहाँ पे संधि की परिभाषा दी हुई है आपकी किताब में कि दो वर्णों के परस्पर मेल से, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से, यानी कि दो वर्ण जब आपस में मिलेंगे तो उनमें क्या होगा, विकार या परिवर्तन। विकार मतलब जो परिवर्तन होगा, जो बदलाव आएगा उसे हम संधि कहते हैं। बट मेरे हिसाब से दो वर्णों के परस्पर मेल से नहीं होगा, यानी कि ये जो परिभाषा है हम सिर्फ इस परिभाषा के आधार पर संधि को नहीं समझ सकते हैं। हमें इसके लिए एक और परिभाषा समझनी पड़ेगी, क्योंकि अगर दो वर्णों की जहाँ तक बात की जाए तो वर्ण तो कोई से भी हो सकते हैं, जैसे का है, माँ है, ठीक है ना, का है, माँ है। अब इनके मेल से अगर दो वर्णों की बात जहाँ पे हो रही है तो दो वर्ण तो कोई से भी हो सकते हैं। तो क और माँ, तो इनके मेल से कौन सा परिवर्तन होगा, कैसे संधि होगी, ये आप बताइए। नहीं हो सकती ना, तो इसे हम दो वर्णों के मेल से संधि नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, कि दो वर्णों का मेल नहीं कह सकते। इसके लिए हमें एक और परिभाषा समझनी होगी, क्योंकि आखिर ये दो वर्ण आए कहाँ से। ऐसे कौन से दो वर्ण हो सकते हैं जिनके मेल से परिवर्तन होगा और फिर वो संधि कहलाएगी। तो एक और हम परिभाषा इस प्रकार से समझेंगे कि किन्हीं दो शब्दों से, किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों से किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों के मेल से, यानी कि इनके मिलने से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, यानी कि परिवर्तन जो आएगा उसे हम संधि कहते हैं, उसे संधि कहते। यानी कि मैंने परिभाषा कि किन्हीं दो शब्दों से, किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों के, किन्हीं दो शब्दों से हम दो वर्ण निकालेंगे, ठीक है ना, उनका फिर हम मेल करेंगे, उस मेल से जो परिवर्तन यानी कि जो चेंजेस आएंगे उसे हम संधि कहते हैं। तो दो, किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये परिभाषा आपकी गलत है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बट संधि को समझने के लिए सिर्फ हमें वर्णों को, कौन से वर्ण हो सकते हैं वो, उसके लिए हमें परिभाषा एक और समझनी होगी कि किन्हीं दो शब्दों से हम दो वर्ण निकालेंगे, क्योंकि वर्ण तो कोई से भी हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ वर्ण इस परिभाषा की बात करें तो वर्ण कोई से भी हो सकते हैं, वो सिर्फ वर्णों के मेल से हमारा संधि नहीं हो सकती है। वर्णों के लिए हमें दो शब्द लेने होंगे और वो शब्द कैसे होंगे, सार्थक होंगे, यानी कि उनका कोई अर्थ होना चाहिए। तो वो जो वर्ण आएंगे वो उन दो शब्दों से आएंगे। मान लीजिए, क्योंकि दो शब्दों में शब्दों से जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन आना अति आवश्यक है। अगर संधि में
में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो आपकी संधि नहीं हो सकती है। संधि के लिए हमें दो शब्दों के वर्ण होने चाहिए और उनमें हमारा जो परिवर्तन हो उसका भी कोई एक अर्थ होना चाहिए, तभी वो संधि कहलाएगी। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे जिसके ज़रिए हम हमेशा संधि करने में सफल रहेंगे, यानी कि संधि को समझने के लिए हमें एक फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, संधि के जरिए आप एक हिंदी का मैथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि संधि में वर्णों को जोड़ना और तोड़ना ये चीज़ होती है। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए कि हिंदी का ये मैथ है और इसमें कुछ फार्मूला होते हैं। इन फार्मूला के जरिए अगर हम संधि को समझेंगे तो संधि समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं कि बस वो उसमें जो आपके उदाहरण लिखे हुए हैं बस उन्हीं उदाहरणों को पढ़ते रहते कि हिमधन आलय हिमालय, विद्याधन आलय विद्यालय। इस तरह से हमें ये रटना नहीं है, हमें संधि के कुछ नियम समझने हैं जिसके जरिए हम कभी भी कहीं भी कोई सी भी संधि आसानी से कर सकें। तो हम संधि को शॉर्ट में समझेंगे बट फॉर्मूले के साथ समझेंगे तो आपकी संधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, फॉर्मूला क्या हो सकता है? दो सार्थक शब्द। सार्थक शब्द तो आप जानते ही हो, जिनका कोई अर्थ होता है, जिनका कोई मीनिंग होता है, तो हम दो सार्थक शब्द लेंगे, ठीक है ना। अब उन सार्थक शब्द में हमारे पास क्या होगा कि पहला जो शब्द है, पहला शब्द जो भी हम शब्द लेंगे, चाहे हम कुछ भी शब्द लें, उसका पहला जो शब्द होगा उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यानी कि संधि बनाने के लिए हम पहले शब्द का दो शब्द लेंगे, ठीक है ना। वो दो शब्द कौन से होंगे? सार्थक होंगे। और पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है ना, अंतिम वर्ण। इसके बाद दूसरे शब्द का जो दूसरा शब्द होगा उसका होगा दूसरे शब्द का पहला वर्ण, ठीक है ना। पहला जो शब्द है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है हिम लिखा है, ठीक है ना, हिम लिखा है। और पहला शब्द क्या है हमारा? हिम है। दूसरा शब्द क्या है? आलय, ठीक है। हमने दो शब्द लिए हैं, पहला लिया है हिम, दूसरा लिया है आलय। अब पहले शब्द का क्या है? अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण इसमें क्या है? माँ। क्या है? माँ, ठीक है। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यानी कि आ, ठीक है ना, आ। तो इन दोनों का जब मेल होगा, यानी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आखिरी वाला जो वर्ण होगा, इनका जो मेल होगा उससे जो परिवर्तन आएगा वो हमारी संधि के लिए एक नया शब्द बनाएगा। और जब वो नया शब्द बनेगा, नया अर्थ बनेगा, वो हमारा होगा संधि। आई बात समझ में आप लोगों की कि संधि बनाने के लिए हमें दो सार्थक शब्द लेने पड़ेंगे। सिर्फ दो वर्ण नहीं ले सकते हम। दो वर्ण अगर लेने की बात करें तो हम कहीं से भी कोई से भी दो वर्ण उठा लें, का उठा ले, गा उठा ले, बट इनके मेल से हमारी संधि नहीं बनेगी। उसके लिए हमें दो शब्द लेने होंगे। और शब्द में भी शर्त है कि जो हमारा पहला शब्द होगा वो होगा उसका हम अंतिम वर्ण निकालेंगे, ठीक है ना। और जो दूसरा शब्द होगा उसका हम पहला वर्ण निकालेंगे। और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो शब्द लिखे हुए हैं, इसमें से पहला वर्ण लिया, वो सॉरी आखिरी वाला वर्ण क्या है? माँ लिया हुआ है, और इसका हमने आलय का आ लिया हुआ। तो ये हमारा दूसरे शब्द का है। दूसरे शब्द का ये क्या है? पहला वर्ण है, और ये पहला वर्ण है, इसका ये आखिरी वर्ण है, ठीक है ना। इसमें जितने भी वर्ण होंगे, आगे जितने चाहे वर्ण हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आखिरी वाले वर्ण से मतलब है। और इसमें यहाँ पे कितने भी वर्ण हो उससे मतलब नहीं है, हमें इसके पहले वाले वर्ण से मतलब है। इन दोनों को हम निकालेंगे और फिर इन दोनों का मेल करेंगे। इन दोनों के मेल से जो भी परिवर्तन होगा वो कहलाएगा संधि। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब संधि को हम आगे समझेंगे, बट पहले ये फॉर्मूला, परिभाषा और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि परिभाषा यहाँ पे आपकी बुक में दी हुई है कि दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। बट इस परिभाषा को हम और डिटेल में इस प्रकार से समझेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ, ये दावा नहीं कर सकती हूँ कि आपकी पुस्तक में लिखी हुई परिभाषा गलत है, ठीक है ना। लेकिन इसे हमें अच्छी तरह से समझने के लिए, क्योंकि वर्णों को
वर्ण कोई से भी निकाल लें, इससे अच्छा है कि हम एक परिभाषा और अच्छी तरह से समझें और फिर इस चीज़ को समझें कि कौन से वर्ण हमें लेना है, ठीक है ना। तो हमने लिखा है कि किन्हीं दो शब्दों के दो वर्णों से, दो शब्द लेंगे, फिर उनमें से दो वर्ण निकालेंगे और वो वर्ण कौन कौन से होंगे, पहले तो शब्द कौन से होंगे, सार्थक होंगे, और फिर वो वर्ण कौन से होंगे, उन सार्थक शब्दों में से पहले शब्द का अंतिम वर्ण होगा, दूसरे शब्द का पहला वर्ण होगा, ठीक है ना। और उनको मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वो कहलाएगी संधि। एक बात आपको अच्छी तरह से, आज के लिए आपको सिर्फ संधि की परिभाषा और संधि का ये फॉर्मूला अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है। इस चैप्टर को हम 2-3 भागों में पढ़ पाएंगे क्योंकि ये इतनी जल्दी समझ पाना संभव नहीं है। संधि को इस तरह से समझ लेंगे कि आपको आगे वाली क्लासों में इसके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए संधि को हम अच्छी तरह से समझेंगे फॉर्मूला के साथ और उनके नियमों के साथ, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी में हम ये सिर्फ संधि नहीं पढ़ रहे हैं, संधि के रूप में हिंदी की संधि को हम हिंदी का हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें हमें जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। संधि बनाने के लिए हमें वर्ण विच्छेद भी सीखने पड़ेंगे। तो जहाँ वर्णों को अलग अलग करेंगे, उनको तोड़ेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, तब कहीं जाके हमारी संधि बनेगी। तो ये हम हिंदी का मैथ पढ़ रहे हैं, इसलिए इन्हें बारीकियों के साथ यानी कि नियमों के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि संधि के भेद, ठीक है ना। ये तो आपका परिभाषा और फॉर्मूला है, इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब आप बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। यहाँ पे हमने परिभाषा को समझ लिया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं संधि के भेद यानी कि संधि के प्रकार। तो संधि 3 प्रकार से होती है, ठीक है ना। 3 प्रकार से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधि है? 3 संधियां हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि यानी स्वर किसे कहते हैं? स्वर तो आपको पता है, आपने वर्णमाला अच्छी तरह से, जिन बच्चों ने वर्णमाला पे ध्यान नहीं दिया उन बच्चों को हो सकता है इस संधि को समझने में प्रॉब्लम आए। तो स्वर संधि यानी कि अ आ इ ई उ जो 11 स्वर होते हैं उनके मेल से, यानी कि स्वर का स्वर से जब मेल होगा तो वो कहलाएंगे हमारे स्वर संधि, ठीक है ना। फिर है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से या स्वर का व्यंजन से जब मेल होगा वो कहलाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन का जब विसर्ग से यानी कि विसर्ग शब्द का जब स्वर और व्यंजन शब्द से मेल होगा वो कहलाएगी विसर्ग संधि। तो इनकी परिभाषा के साथ हम इनका डिटेल आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी है कि संधि की परिभाषा मैंने बताई है कि 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा एक और इस प्रकार से है कि किन्हीं 2 शब्दों के 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे संधि कहते हैं। 2 शब्द कौन से होंगे? वो 2 शब्द होंगे सार्थक शब्द होंगे, और सार्थक शब्द में जब हम लेंगे तो उनका फॉर्मूला यानी उनकी शर्त ये होगी कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हमें लेना है और दूसरे शब्द का हमें पहला वर्ण लेना है। और जब पहला और अंतिम वर्ण हम लेंगे उनके मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होगा उसे हम संधि कहेंगे। संधि 3 प्रकार से होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर का स्वर से जब मेल होगा यानी कि जो स्वर हमारे हैं अ आ इ ई वाले जो 11 स्वर हैं उनका आपस में जब मेल होगा वो स्वर संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से और स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से, इन वर्णों से जब मेल होगा तो वो व्यंजन संधि कहलाएगी। और विसर्ग संधि में विसर्ग शब्द का यानी कि विसर्ग का जब स्वर या व्यंजन से मेल होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो इनका डिटेल विसर्ग तो आप जानते ही होंगे, ये वाली जो बिंदियाँ होती हैं इसमें, ठीक है ना, वो विसर्ग होते हैं। और व्यंजन भी आप जानते होंगे क ख ग घ ग ङ और स्वर अ इ उ 11, ठीक है ना। तो इनका डिटेल इनकी परिभाषा के साथ हम बाद में समझेंगे। अभी एक बार हमने इन चीज़ों को समझा है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम इस संधि के और चीज़ों को समझेंगे यानी कि और डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।